बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ैम आमना खान हेल्थ सेगमेंट जन के तौर खुश आमदेद वेमा नाजरीन सरपदी प्रोग्राम के डॉक्टर अफशा खान कम चिदा 21 साल ना पर अफशा मेडिकल सेंटर के खपल प्रैक्टिस कई। उम्मीद लरम कि तासु बजमगा मखनी प्रोग्राम हम कतली और तासु तब मालूमात की इजाफा शवी ज़ खपल प्रोग्राम की चिदे डॉक्टर अफशा खान था खुश आमदेद वेमा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, मगर आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं हो। हाँ जी, आज आपका गला थोड़ा ख़राब लग रहा है। और सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहा है आपका यानी कि आपका हॉस्पिटल क्लिनिक, पेशेंट क्या चल रहा है आजकल? पेशेंट मेरे माशाल्लाह ठीक हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बस बिजी लाइफ है। अच्छा। और काम 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 कायदे आज़म के कोल के ऊपर हम काम कर हम रहे काम करें। अच्छा, जब कर। से मैं आपका ये प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपके क्लिनिक में काम करती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मार्केट में आगे पीछे मुझे कहते हैं, अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है आपके बारे में बताते हुए ना। तो यानी कि काफी मुझे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? क्या जी, काफ़ी लोग डेफिनेटली 21-22 साल हो गए मेरी प्रैक्टिस को जानते भी हैं, और इस प्रोग्राम के तो फैल भी काफ़ी लोग रेफरेंस में आ रहे हैं। तो वो डेफिनेटली एक अच्छी अचीवमेंट है। और मेरा मकसद तो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को या लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, अवेयरनेस हो उनको, और उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो तो उनको वो ठीक हो जाए अल्लाह के हुक्म से। तो हमें और यही माशाल्लाह से हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें जो भी हमारे खैबर टीवी का जो भी ये पुश्तो लैंग्वेज में है प्रोग्राम, हमारे अक्सर जो बहन भाई हैं ना, काफ़ी लोग जो है ना, इनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं है। माशाल्लाह से आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो बीमारियों के बारे में जिनका इलाज का उनको नहीं पता, यानी कि जो लोग शाये करते हैं, जिनको शर्म आती है, अक्सर मर्द और खास करके जो गाँव के लोग होते हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है। इतना अरसा गुजर जाते हैं, शादी को 10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल गुजर जाते हैं, और वो इसी वेट में रहते हैं कि अभी होगा बच्चा, यानी कि तो उनको भी काफी मालूमात हासिल हो रही हैं। बिल्कुल, काफ़ी मालूमात भी हासिल हुई हैं। और काफ़ी पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि जैसे मेरे अखबारात में भी आर्टिकल्स आते रहते हैं, और अक्सर इसी तरह प्रोग्राम्स वगैरह, और फेसबुक पे भी अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से हमारा पेज है एक। तो लोगों को जब अवेयरनेस मिल, यानी लोगों के माइंड सेट में ये है कि जैसे आज का जैसे टॉपिक है एज़ोस्पर्मिया का, तो लोगों के जहनों में ये है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ मैं आज इस प्रोग्राम के रेफरेंस से लोगों के जहनों से निकालना चाहती हूँ कि हर बीमारी काबिल इलाज है। कुछ चीज़ें ज़्यादा देर से ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ जहन में सोचना कि आप ठीक नहीं हो सकते, या आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि जो किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। या दूसरी बात ये कि गलत बहुत कॉन्सेप्ट है लोगों में, स्पेशली मेल्स में, कि हम अगर एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो हमारा इलाज ही नहीं मुमकिन। एज़ोस्पर्मिया जैसे कि आप बता रही हैं ना, इसका यानी कि अक्सर जो है ना, हम लेडीज बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो लेकिन आज हम बात करेंगे यानी कि मर्दों में जो कमजोरी होती है बच्चे पैदा ना करने की, उसका इलाज यानी कि मुमकिन है। बिल्कुल, इसका इलाज मुमकिन है। ये बेसिकली जरासीम का ना होना कुछ मर्दों में, या जरासीम का कमज़ोर होना, ठीक है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप शर्माएं। जैसे किसी भी आम बंदे को हेपेटाइटिस हो जाता है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसी तरह एज़ोस्पर्मिया भी हो जाता है। और जिस तरह ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है, इसी तरह एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट में जरासीम की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाती है, तो वो ट्रीटेबल है। अच्छा, जिसमें ये कमी होती है मर्द में, यानी कि कमी हो, तो ये काबिल इलाज है, यानी कि इसका इलाज हो सकता है? इसका इलाज हो सकता है, और इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। और स्पर्म जैसे 5 मिलियंस हैं, तो वो 10 पे आ सकते हैं, 15 पे आ सकते हैं, या हमें एक नॉर्मल मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 55 मिलियन चाहिए होते हैं एक नॉर्मल मेल्स में। अच्छा। तो वो काबिल इलाज है, कोई ऐसी बात नहीं। मैम, इसके लिए क्या जो हमारे जो मर्द होते हैं, इसके क्या कुछ टेस्ट होते हैं? ये कैसे पता चलता है हमें? अच्छा, इसमें ये है कि सिमन्स एनालिसिस का टेस्ट होता है, और कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि सिमन्स का टेस्ट करवाने के बाद हम देखते हैं कि आया आपको स्पर्म्स की कमी है या नहीं है। अगर उसमें डायग्नोज सिमन्स
एनालिसिस में डायग्नोज हो जाता है कि आपके स्पर्म्स एक्टिवेट कम है या बिल्कुल नील है या 15% है, लो क्वांटिटी है, तो उसमें यह है कि फिर हम ब्लड के टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, हाइड्रोल वगैरह के टेस्ट करवाते हैं, मेल्स के ब्लड के टेस्ट, ठीक है। जब वो ब्लड के टेस्ट हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने ये टेस्ट में उसमें पता चल जाता है कि भी आपके स्पर्म्स एक्टिवेट ब्लड में है लेकिन आगे डिलीवर नहीं हो रहे, तो फिर हम उनको उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ सेशंस होते हैं मेडिसिन्स के, एम्प्यूल्स के, इंजेक्शंस के। अच्छा। तो अब जब हम उन पेशेंट्स को मेडिसिन्स जो भी सेशंस देते हैं 3 वीक्स के होते हैं, 6 वीक के होते हैं, 9 वीक के होते हैं, टू 12 वीक के होते हैं। ऑलमोस्ट इस जो 2 से 3 महीने सारे ट्रीटमेंट में लगते हैं। सही। तो इन सारे ट्रीटमेंट में 2 से 3 महीने में हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आता है और फीमेल्स आपकी प्रेग्नेंट भी होती हैं। अच्छा। और जो सक्सेस रेट है इस ट्रीटमेंट का वो 98% है हमारा। अच्छा। बाकी ये है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते या समझते हैं कि ये हमारे इलाज से ठीक नहीं होगा, तो हम फिर उन्हें रेफ़र भी कर देते हैं और या फिर उन्हें क्लियर बता देते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्वेबल है और ये सॉल्वेबल नहीं है। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी मेरे पास जो भी पेशेंट इस तरह के एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम के साथ आते हैं, मैं उनको ट्रीटमेंट करने के बाद 2 से 3 महीनों में गुड न्यूज़ उठा लेती हूँ। अच्छा मैम, आपसे पूछना था कि जैसे कि मर्दों में ये कमज़ोरी होती है, बच्चे न पैदा ना करने की, जरासीम की कमी होती है, इनका इलाज के साथ साथ क्या लेडीज़ का भी, यानी कि औरतों का भी साथ साथ इलाज होता है या सिर्फ मर्द का इलाज होता है? अगर देखें हमारे पास दोनों कपल आते हैं, मियाँ बीवी दोनों आते हैं। जब हम उनका हार्मोनल प्रोफाइल दोनों मियाँ बीवी का करवाते हैं तो फिर हम उसमें देखते हैं कि अगर सम टाइम मिसेज में भी इन्फेक्शन चल रहा होता है मेल्स की वजह से, और मेल्स में ये जो एज़ोस्पर्मिया का जो प्रॉब्लम चल रहा होता है उसमें पस सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती है। सम टाइम कुछ मेल्स में स्पर्म्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन साथ में पस भी आ रही होती है, ठीक है। उन पस का ट्रीटेबल है, उसका इलाज करते हैं तो वो नेचुरली ठीक जब हो जाते हैं तो फिर हम आपकी मिसेस को भी लेकर चलते हैं, मिसेस को भी कंसेप्शन के लिए कोई मेडिसिन देते हैं या इन्फेक्शन के लिए कोई मेडिसिन देते हैं, तो फिर दोनों का ट्रीटमेंट होता है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। दोनों का साथ साथ ट्रीटमेंट अक्सर, अच्छा अक्सर देखा गया है कि पहला बच्चा उनका हो जाता है और दूसरा बच्चे में काफ़ी गैप आ जाता है 10 साल का, इसका ये क्या रीज़न होता है? यानी दूसरा बच्चा कंसीव करने में टाइम लगता है, इसका क्या रीज़न होता है? यानी इसमें देखें हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, जी हमारा पहला बेबी तो फ़ौरन प्रेगनेंसी होगी शादी के फ़ौरन के बाद, अच्छा अब वो बच्चा हमारा 7 साल का है, 8 साल का है या 10 साल का है, उसके बाद हमारी कंसेप्शन नहीं हुई। तो आप जब मेल की या फीमेल की प्रोफाइल में जाते हैं तो फ़ीमेल अगर बिल्कुल ठीक होती है तो मेल्स में ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपके स्पर्म्स कम हो जाते हैं, जिसका HP लेवल कम हो जाता है, आयरन लेवल कम हो जाता है, विटामिन D कम हो जाता है। इसी तरह मेल्स में स्पर्म्स भी सम टाइम कम या ज़्यादा हो जाते हैं। अब होता ये है कि अक्सर मर्द शादी के 5-6 साल, एक बच्चा पैदा करने के बाद 5-6 साल बाद वो कहते हैं कि हम तो ठीक है, हमारा तो एक बेबी है, लेकिन सम टाइम मेल्स में मम्स हो जाते हैं या मेल्स में टाइफाइड हो जाता है या कुछ शुगर होता है या हेपेटाइटिस होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे स्पर्म जो हैं डैमेज हो जाते हैं। फिर हमें ये होता है कि हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट तो ले रहे होते हैं, हेपेटाइटिस का या शुगर का या जो भी टाइफाइड वगैरह का, लेकिन हमारे जो स्पर्म्स डैमेज हो रहे होते हैं वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे ज़हन में ये चल रहा होता है कि हमारा ऑलरेडी एक बच्चा है तो दूसरे का तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। जिस तरह औरतों में ट्यूब ब्लॉकेज एक बच्चे के बाद हो जाती है, सिस्ट बन जाती है, ये वो इसी तरह मेल्स में भी स्पर्म्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। और वो दूसरी बात ये जो मैंने आपसे की आमना
कि आपके जब स्पम्स होते हैं मतलब पस सेल्स वाले होते हैं, तो वो अगर 100% भी स्पम्स हो तो वो उसकी इतनी अफादियत नहीं होती, क्योंकि उनमें पीप मिली हुई है। फॉर एग्जांपल, एक ब्लड की बॉटल है, आपको या मुझे या किसी भी पेशेंट को डॉक्टर ने साइन कर दी है कि ये ब्लड की बॉटल इसको लगा दें। अब उस ब्लड में हम एक कतरा पस का डाल दें तो आप देखें कि वो आपको या मुझे या किसी भी मरीज़ को वो बॉटल लगने के काबिल नहीं रहेगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर 100% स्पर्म्स मेल्स के होते हैं लेकिन उनके अंदर पस सेल्स होते हैं तो वो हमें उस तरह लगने के काबिल नहीं रहते। तो हम फिर उनको जो ब्लड इन्फेक्शन होता है उसके लिए मेडिकेशंस देते हैं। कोर्सेज हैं, थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन बात ये है कि थोड़ी थोड़ी मेडिसिन खाने से बेहतर है कि अच्छे से प्रॉपर से आप एक कोर्स कर लें और उस कोर्स का आप मतलब अच्छा मैम, आपसे गपशप लगती रहेगी। हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। सर और कोटी होते दमरा दमे नपस बिया तसरई। वेलकम बैक नाजरीन, योजलिबिया तस्त पखपल प्रोग्राम के खुश आमदेद में सर डॉक्टर अफशा खान दा अफशा मेडिकल सेंटर न दा दी एड्रेस दे अफशा मेडिकल सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी और फ़ोन नंबर दे 033351398482 जुम स्क्रीन बांदी लांदी पटे बांदी दा नंबर चली गया। उम्मीद लरम चिता सुबह जुम प्रोग्राम हो रही है दा नंबर जान सर नोट कहियो और मैडम तो ज़रूर फ़ोन होकर खपल अपॉइंटमेंट वाख लियो, चेकअप लियो, जल ज़रूर लाशी तासु चे सुमरम मसले मसाइल दी दा ज़रूर हल कीगी। दा हर मर्ज चिदे इलाज की गया ला इलाज यो मर्जम न दे या यो जल तासु ज़रूर विजिट हो गई। जी मैम, आपसे बड़ी अच्छी हमारी गपशप लग रही थी। मैं ज़रा अपने नाजरीन को बता रही थी आपका एड्रेस वगैरह कि कोई भी मर्ज ला इलाज नहीं होता, आप उसका इलाज यानी कि हर मर्ज का इलाज होता है। इंसान को ना ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल तो नहीं, ट्राई भी करना चाहिए, लेकिन ये है कि ये एक बीमारी है और इसमें आपको शाई करने की जरूरत नहीं है और ये अक्सर मर्द जो है ना औरत को कहते हैं कि जी आप में प्रॉब्लम है और अपना इलाज नहीं करवाते। मेरे ख्याल में ये तो दोनों का एक फैमिली होता है, मैटर होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं कि मर्द को भी चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि औरत में जरूरी नहीं कि औरत में ही प्रॉब्लम हो। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ये देखने में बात आई है कि अक्सर फीमेल्स मेरे पास मतलब आती हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है, जी आपके कितना अरसा हो गया शादी को? जी हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं या 5 साल, जो भी व्हाटएवर। तो हमारी शादी को इतना अरसा हो गया। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आपके हस्बैंड आपके साथ आए हैं? तो वो कहती हैं नहीं, हमारे हस्बैंड ठीक है। तो आपके हस्बैंड ठीक हैं तो आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं तब आपको पता चला है वो ठीक है? नहीं, वो फिज़िकली ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि फ़िज़िकली बिल्कुल अल्लाह ताला सेहत दे जो भी मेल हज़रात हैं, लेकिन एज़ोस्पर्मिया एक खामोश कह लें बीमारी है या खामोश कातिल कह लें, जो मर्दों में होती है, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। ये उसी सूरत में पता चलता है जब हम अपना सेमन एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं और अपने जो ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमें डायग्नोज होता है कि हमारा क्या है, ब्लड में इन्फेक्शन है या हमें एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है या हमारे स्पर्म्स एक्टिवेशंस नहीं है या कम है। अब होता ये है कि जब हमारे पास फीमेल्स आती हैं, जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं मेल्स का भी ट्रीटमेंट करती हूँ, तो शी इज़ शॉक्ड कि यू आर लेडी डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट टू मेल पेशेंट्स। तो मैं अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, नॉट के मेल, नॉट के फीमेल, ठीक है। मेरे लिए आप जस्ट पेशेंट हैं और आपकी फ़िज़िकली हेल्थ जो है, आपके जो भी मसाइल हैं उनको ठीक करना, उनके हल करना मेरी ज़िम्मेदारी है। कि कोई भी डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है तो उसको ये नहीं बताया जाता कि ये मेल है या ये फीमेल है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि ये इट्स अ बॉडी पार्ट्स, मेल एंड फीमेल, जस्ट ये आपका बॉडी पार्ट है और इसके कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन के साथ या किसी प्रॉब्लम के साथ वो चल रहा है तो ये ट्रीटेबल है। तो हम लोग फिर उसका इलाज करते हैं
और अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। जब आप सिंसियरिटी से, दिल से, नीयत के साथ किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें शिफा भी देता है। मेरे को बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो आकर हमें ये बताते हैं कि डॉक्टर साहबा हमने तो 5 साल, 3 साल, 10 साल, 7 साल किसी डॉक्टर से रुजू ही नहीं किया। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप शादी को अगर 1 से 1.5 साल हो गया है तो मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अल्लाह ताला आपको नॉर्मल रखे, तो आपका प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप फिज़िकली एक चेकअप दोनों मियाँ बीवी अपने किसी भी डॉक्टर से या अफशा मेडिकल सेंटर पे आ जाएं या कहीं पे भी आप समझते हैं कि हमें चेकअप करवाना चाहिए तो वो टेस्ट करवाने से ये होता है, मकसद हमारा ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी के चेकअप जब हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, उनमें पता चल जाता है कि मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होता है उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, टाइम से करवा लेना चाहिए। लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर हम दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट करते हैं वो बिल्कुल ठीक आते हैं तो फिर आप कुछ आयरन या कुछ मेडिसिन वगैरह, फॉलिक एसिड वगैरह ले तो वो आप अल्लाह ताला बच्चे का करम कर नॉर्मल होते हैं, टेस्ट भी नॉर्मल है, मियां बीवी भी नॉर्मल हैं तो फिर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। लेकिन अगर देखें शादी के 5 साल या 10 साल बाद ही आप निकलते हैं तो फिर आपके पास कितना गोल्डन टाइम डैमेज हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है देखने में हमें। तो मैं अपने मेल हजरात को कहूँगी कि अपना भी मेडिकली चेकअप करवाएं। मर्दाना कमज़ोरी, एज़ोस्पर्मिया, ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल है और ये कोई इतनी बड़ी बीमारियां नहीं है जिससे आप शाये करें या ये समझे कि ये काबिल इलाज नहीं है। सही ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ औरतों के बारे में ही कि यानी कि शादी के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, साल बाद यानी कि हो जाता है, फिर अगले साल दूसरा बच्चा, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं कि कितना वक्फा होना चाहिए दूसरे बच्चे में? अच्छा, इसमें ये है कि एक तो कभी भी किसी भी पेशेंट को मैं अपने क्लिनिक पे भी और वैसे भी अबॉर्शन का मशवरा तो खैर नहीं देती, लेकिन एहतियात पहले ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है कि मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि जब आपका फर्स्ट बेबी हो जाता है तो सेकंड बेबी में और फर्स्ट बेबी में 3 साल का गैप लाजमी कम से कम होना चाहिए, ताकि उसको जो फीड कराई जाए वो उसकी, क्योंकि हमेशा जो बेबी की एज ग्रोथ जो होती है या मेंटली हेल्थ होती है, मेंटली उसकी ग्रोथ हो रही होती है, वो 9 महीने से लेकर 3 साल तक होती है। तो माँ अगर खुद बीमार होगी या सेकंड बेबी कंसीव करके बैठी होगी तो वो बच्चे का जो ग्रोइंग टाइम होगा, अब एक बच्चे को 9 महीने की एज में जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है उसको हाथ धोना सिखाते हैं आप या कुछ जी करना सिखाते हैं, वो आदत जो 9 महीने से लेकर 3 साल तक बच्चे के अंदर डेवलप होती है वो सारी उम्र रहती है। वो आदत अगर बच्चे को गंदा रहने की आदत है तो वो सारी उम्र गंदा ही फिरता रहेगा। अक्सर मैंने देखा है मैम, ये वाली चीज़ मैंने अक्सर नोट की है कि लोग कहते हैं कि जी बस साल के वक्फे से 2-3 बच्चे कर लिए, एक साथ ही कहते हैं जी पैम्पर और खाने पीने का वो एक साथ ही फारिग हो जाए, मगर मैं समझती हूँ कि इस तरह उनकी जो तरबियत होती है वो अच्छी नहीं होती, मेंटली तरबियत, क्योंकि वो बच्चा एक छोटा हो दूसरा हो तो वो चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन, और वो सारी उम्र चलता है, बच्चों में चलता है। नेचर विल बी नॉट चेंज, वो एक चीज़ है ना कि सारी चीज़ें साथ साथ चलती है। तो ये है कि वक्फा थोड़ा सा कम से कम 3 साल का लाजमी रखना चाहिए। एक टाइम पे ये नहीं करना चाहिए जी बच्चे साथ हो गए और एक साथ ही सारी जिम्मेदारियों से हम लोग फारिग हो जाएंगे। बहुत सारी बातों में हम कहते हैं ये कर ले वो कर ले, लेकिन अल्लाह की भी देन होती है, जिस रूह ने जब आना हो। लेकिन मैं मेल्स को ये एडवाइस करती हूँ कि आप पहले ही थोड़ा सा एहतियात कर ले। उसमें ये कि बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो जाती है, माँ की सेहत के लिए, माँ की सेहत सबसे जरूरी है। ये नहीं कि बस साथ कर लिए, साथ एक ही दफा जो है सबके खर्चे एक साथ पूरे हो रहे होते हैं, प्रेशराइज आ जाता है। मगर औरत पे ये काफी सारा प्रेशर आ जाता है, मर्द पे तो नहीं आता मगर औरत पे काफी प्रेशर आ जाता है। नहीं, मेल्स पे भी आता है, पॉकेट बहुत हल्की हो जाती है, पैम्पर लाने पड़ते हैं पैम्पर लाने पड़ते हैं, दूध लाना पड़ता है, तो ये चीज़ है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी एहतियात और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो।
असल में हमारी जो माएँ, नानियाँ, दादियाँ होती है ना, हाँ। वो बड़ी एक्साइटमेंट होती जी, है। अभी हम पाल लेंगी, बस तुम आप पैदा करो। करें, हम पाल लेंगे। ये तो बाद में माँ को पता चलता है ना कि क्या क्या वो क्या क्या हो करना रहा होता पड़ता है। है औरत ये तो को। मैम हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, यानी कि बीमारियों के बारे में। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है, यानी कि मेरी हाँ स्मार्टनेस जी, का राज मैं बस काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, बहुत खुश ज़्यादा, रहती है, और खुश रखती हूँ मेरे आसपास लोग जो रहते हैं उनके खुशियाँ साथ। बांटती हैं आप, खुशियाँ खुशियाँ बांटती बांटती हूँ हैं इस मैं, वजह से। मतलब अगर किसी ने कोई बात कर दी जो मेरी नेचर के ख़िलाफ़ है या उसके ज़हन के मुताबिक ठीक ही उसको लगती होगी, उसने कर दी, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। मैम हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करें, मगर हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर आपसे गपशप लगती इंशाल्लाह। है। नाजरीन सरवर कोट होते दमना दमियन पस पिया गपशप लगो। वेलकम बैक नाजरीन, योजलबियत पखपल प्रोग्राम के खुशामदेद वैमा जम सरादी टाइम के दे डॉक्टर अफशा खान अफशा मेडिकल सेंटर नरा सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की दागी फ़ोन नंबर दे 033351398482 कम जिम सरप दे टाइम की प्रोग्राम लाइन बा निमदा नंबर लिखल देता पदे नंबर बांधे चिदे कॉल कोले शे अपॉइंटमेंट अगस्ते शे और मैडम न चिदे टाइम अगस्ते शे चेकअप कोले शे द अर मर्ज इलाज हुई उम्मीद लरम चितास बजम मखनी प्रोग्राम हम कतली हुई और दा प्रोग्राम न बम गो रही पोख बम शी मालूमात की बम इजाफा होशी। जी मैम, हमारी बड़ी अच्छी गपशप लग रही थी, मगर हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक आ गई थी। और जब भी लेडीज़ की मतलब की बात हो रही होती है तो हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक आई जाती है, मगर उस ब्रेक के बाद भी मुझे याद होता है कि हमने क्या बात करनी होती है। तो यही हम बात कर रहे थे कि यानी कि अक्सर जो है ना लेडीज का वजन काफी बढ़ जाता है। हाँ उस जी, वजह शादी से के बाद। हाँ, शादी के बाद वजन बढ़ जाता है, ये मैंने अक्सर सुना है। क्या उससे भी कंसीव करने में कोई इशू होता है? बिल्कुल, जिन लेडीज़ में फैट्स होते हैं या जिन लेडीज़ में ये प्रॉब्लम्स होता है कि यूट्रस के ऊपर फैट्स आ जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, यानी बच्चेदानी के ऊपर। हाँ जी, और उनके पेट बल्की हो जाता है, तो वो कंसीव करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा उन लेडीज़ में रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। या ट्यूब ब्लॉकेज का इशू आ जाता है। तो अगर वो वेट कम करे तो ये चीज़ें 90% खुद ही कम हो जाती है। लेकिन अब इशू ये आ जाता है कि वेट कैसे कम किया जाए। वेट के लिए हमारे पास कुछ कोर्सेज भी हैं, मेडिसिन भी हैं। मैंने खुद भी अपना 108 से वेट नीचे ला के 68 पे लाया है। माशाल्लाह, तो और मैम ये तो तकरीबन बड़ी हमारे लिए बड़ी अच्छी आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ प्रोग्राम करूंगी तो मैं सारी ना अपनी डाइट प्लान और हेल्थ और जो मेडिसिन मैंने खाई हैं या जो जो चीज़ें आजकल तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हुई हैं कि जी वेट बढ़ रहा है और उसका कोई इलाज होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ये वाला ज़रूर करेंगे। अच्छा, ये कि जब औरत का वजन बड़ा होता है तो यानी कि उससे भी यानी वो कंसीव नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि यूट्रस से बल्कि हो जाए, यूट्रस में इन्फेक्शन चला जाए तो फिर डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये है कि ख़वातीन को वैसे भी अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन आफ्टर मैरिज ये देखने में बहुत ज़्यादा आया है कि बच्चियां जो शादी से पहले वही बच्चियां होती हैं, खाना थोड़ा कम खाती हैं या कोई एहतियात, वॉक, एक्टिविटी ये वो करती रहती हैं। तो शादी के बाद वो बिल्कुल लेज़ी हो जाती हैं, छोड़ देती हैं, क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है अब शादी हो गई, अब क्या करना है, क्या करना है। तो ये प्लीज़ मैं बच्चियों को ये मशवरा दूंगी, वो बहनें या जो बेटियाँ मेरी अभी न्यू मैरिड के हैं, एक कपल है, मेल्स भी अपनी केयर छोड़ देते हैं। जी शादी हो गई है, ये वो नहीं, फिट फाट रहे, तैयार रहे, कपल एंजॉय करें, घूमे फिरें, ये वो, यानी कि शादी के बाद लाइफ शुरू होती है। तो वो ये चीज़ करना कि भी हम लोग छोड़ दें, ये वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। तो ये जो लेडीज में मोटापा होता है, क्या जैसे उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर जेंट्स में मोटापा हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ जी, मेल्स में भी मर्दाना कमज़ोरी जिसे आप कह सकते हैं या मेल्स प्री जैकुलेशंस होती हैं तो फैट्स की वजह से ये आ जाती हैं। उनको सेक्सुअल पावर ख़त्म हो जाती हैं, सेक्सुअल उनका मूड नहीं करता, चिड़चिड़ापन मेल्स में फैट्स की वजह से आ जाता है। तो वो डेफिनेटली आप अपना वेट कम करें। उसका भी मैम आप इलाज करती हैं? यानी जी बिल्कुल, उसका इलाज, वेट का भी इलाज करते हैं, और इसका भी टाइम से इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, आप देखें कि अगर आपका महीने में 1 kg या 2 kg वेट बढ़ना शुरू हो गया तो डेफिनेटली आपका कोई हार्मोन या थायराइड का कोई इशू चलना शुरू हो गया,
तो आप अपने टेस्ट करवाएं, और टेस्ट अगर आपके क्लियर आते हैं तो फिर तो आप अपने आप को वॉक पे ले जाएं, कोई मेडिसिन तो वगैरह पे। जिनमें ये मोटापा होता है इनके लिए डाइट क्या मीन्स, क्या इनको खुराक क्या लेनी चाहिए? ये हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम इसी टॉपिक पे इसी पे करेंगे, करेंगे। क्योंकि ये मतलब हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, टाइम भी शॉर्ट लेकिन ये है कि ये बहुत लेंथी एक प्रोग्राम है। इंशाल्लाह और मैम, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। आज जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, बड़ी काम की बातें की है। हमारे प्रोग्राम का टाइम अभी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे ये डाइट प्लान लेंगे या मोटापे के बारे में, बल्कि मैं वेट करूँगी। नेक्स्ट मोटापे पे ही सारी मोटापे पे बात करेंगे। ठीक है? नाज़रीन, ज़मदा प्रोग्राम टाइम चिदे पे ख़त्मे दो बांधे दे इंशाल्लाह दोबारा बस तास पे खिदमत के राज़ हुआ। उम्मीद लरम चितास बजम प्रोग्राम खुशी हुई उस माले इजाज़त राखी द खुदे पामान।